नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है, सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, यानी कि एक 2 पॉइंट्स है यहाँ पर। ठीक है, 2 पॉइंट्स में जितना भी चार्ज को फ्लो करवाने में वर्क लग रहा है, ठीक है, एक इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ से जितना भी चार्ज को फ्लो करवाने में वर्क लग रहा है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर उसके बाद क्या है, आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखो, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि कोई मेटेलिक वायर है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स, एक ये एक ये। ठीक है, डिफाइन करना है इसको। तो जितना भी इस यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, ठीक है, जितना भी वर्क डन लग रहा है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, वी। और उसके बाद इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर वर्क डन जितना भी, यानी कि क्या लग रहा है, वर्क लग रहा है किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पे, उसी को तो बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर यहाँ पर क्या है, वोल्ट। वोल्ट की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होती है, और फिर उसके बाद आपको इसकी लिखनी है वर्क की ऐसे यूनिट क्या होती है, यही क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी ऐसे यूनिट होती है वोल्ट। वर्क डन की होती है 1 जूल, और चार्ज की क्या होती है, कोलाम। ठीक है, फिर ऐसे आपकी 1 वोल्ट की जो है वो डेफिनेशन निकल जाएगी। देखो कैसे होगी 1 वोल्ट की डेफिनेशन, इसमें क्या है, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, वर्क डन की जूल, और चार्ज की कोलाम। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा है 1 जूल ऑफ वर्क डन लगता है एक कोलम्ब ऑफ चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उसी को बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद दिस इज़ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये 1 वोल्ट किसके बीच में होगा, 2 पॉइंट के बीच में होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर को, और वोल्ट मीटर से एक इंस्ट्रूमेंट से, और यानी कि जो करंट था उसको मेज़र करते हैं किससे, एमीटर से। और सर्किट के अंदर हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है ना, जैसे एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है ना, तो ये हमेशा इस कनेक्ट होता है यहाँ पर कंबाइंड, यानी कि पैरेलल। ठीक है, ये हमेशा कैसे अरेंज होता है, पैरेलली। ये सर्किट के अंदर कैसे अरेंज होता है, पैरेलल। ठीक है, उसके बाद आपको ये सिंबल्स बताने हैं। सिंबल्स के अंदर क्या, वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करती है, वोल्ट मीटर का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद ये बल्ब का सिंबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बैटरी, अगर एक यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, ये लगा लो आप कि अगर एक सेल है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। लेकिन जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये जब आपस में बहुत सारे सेल जुड़ जाएंगे ना तो इसे बोलते हैं बैटरी। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बैटरी को। उसके बाद एमीटर, एमीटर का सिंबल होता है ऐसे, प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद आपको बतानी है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, एक कंडक्टर के थ्रू जो भी करंट पास किया जाता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, उसके एंड्स पर। और फिर जो यहाँ पर ये जो प्रोवाइड करता है टेम्परेचर, या फिर जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, यानी कि सेम रहता है। ठीक है, और जो इसकी फिजिकल कंडीशन होती है वो भी चेंज नहीं होती। तो प्रॉपर आपको याद रखना होगा कि जो करंट पास किया जाता है कंडक्टर के थ्रू वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि 2 एंड्स के बीच में होता है। और जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहेगा, और फिजिकल कंडीशन भी कभी भी चेंज नहीं होती। फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब आपको पता है कि जो करंट है वो किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। इसका मतलब है अगर करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हाई वोल्टेज की ही बैटरी चाहिएगी, अगर करंट कम है तो हमें लो वोल्टेज की बैटरी चाहिए। ठीक है, ऐसे होता है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई के। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो है हमारा आर, जिसे बोलते हैं हम रेसिस्टेंट। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये आई जो हमारा इसके नीचे आ गया, तो वी अगर आई को उधर कर देंगे तो वी निकल गया हमारा, वी इज इक्वल टू में आई आर। ठीक है, तो उसके बाद आप लिखोगे कि निकल गया ना वी इज इक्वल टू में आई आर। आर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जिसको आप बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और जो रेसिस्टेंस की यानी कि यूनिट होती है वो होती है ओम। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस की आपको डेफिनेशन बतानी है। किसी भी कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है ना, तो उसमें उसको ये रोक देता है, रेसिस्ट कर देता है, ठीक है, उस चार्ज को या करंट को फ्लो होने से रोक देगा, उसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस से रेसिस्ट से समझ रहे हो, किसी चीज़ को रोक रहा है वो। फिर उस रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। फिर यानी कि ओम को ग्रीक लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने निकाला था V इज इक्वल टू में आई आर, तो आर क्या हो जाएगा V बाय में आई। तो ओम्स लॉ यानी कि हमारा रेसिस्टेंस क्या हो गया, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, V बाय में आई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बताया अगर आप इनके ऐसे यूनिट लिखोगे R इज इक्वल टू में V बाय में आई, तो रेसिस्टेंस की अगर 1 ओम है, वोल्ट यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट, इसकी 1 एम्पियर, ठीक है। तो आप बताओगे अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पर 1 वोल्ट है टू एंड्स के बीच में, और जो करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो रेसिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर 1 वो ओम। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 ओम इज इक्वल टू में 1 वोल्ट, ऊपर जाके ए क्या हो जाता है -1, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। उसके बाद आप लिखोगे आप, क्योंकि आपको आई, आपने आर क्या निकाला यहाँ पर, V बाय में आई निकला था ना अपना, ठीक है। क्या निकला था आर, देखो एक बार आर क्या निकला था यहाँ पर V बाय में आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप आई निकालना चाहते हो तो आई इज इक्वल टू में V बाय में आर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, करंट जो है यहाँ पर रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यही दिखा हुआ है। करंट जो है रेसिस्टर में फ्लो कर रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस के। अगर ये रेसिस्टेंस डबल हो जाता है तो ये जो यहाँ पर करंट है ना वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डबल होगा तो ये हाफ हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है रियोस्टेट क्या होता है या वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो एक कंपोनेंट है जिसका यूज़ करंट को कम या ज़्यादा रेगुलेट करने के लिए किया जाता है बिना किसी वोल्टेज सोर्स को चेंज किए, उसी को बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। और एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस यानी कि रियोस्टेट भी कहा जाता है उसे, जो क्या करता है रेसिस्टेंस को चेंज करता है सर्किट के अंदर, ठीक है। अगर करंट को हम मैनेज कर रहे हैं बिना किसी वोल्टेज सोर्स को टच किए चेंज किए, उसे बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। और रियोस्टेट का यूज़ किस लिए किया जाता है, जो रेसिस्टेंस है सर्किट के अंदर उसको चेंज करने के लिए। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रियोस्टेट का फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, जो सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस होता है ना उसको चेंज करने का काम कौन करता है, रियोस्टेट। फिर आप करोगे यहाँ से कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर ऐसी डिवाइस होते हैं जिसमें से ईजिली करंट पास कर जाता है, जैसे कि मेटेलिक वायर, ठीक है। और एग्जांपल दे सकते हो आप इसके, जैसे कि ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर। और इंसुलेटर वो है जो ऐसा मटेरियल जिसमें से क्या होगा, करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाता, उसको इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर के भी आप एग्जाम्पल बता दोगे। फिर ऐसा यूनिट पावर की वोट ही आगे पढ़ोगे अभी आप। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ऑन विच फैक्टर डज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। कौन से फैक्टर पे जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कंडक्टर का। तो सबसे पहले जो रेसिस्टेंस का कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि वायर का मटेरियल कैसा है, वायर की लेंथ कैसी है, और वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कितनी मोटी है वो, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, देखो 1 बाय 1। फर्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल, वायर ऑफ द डिफरेंट मटेरियल हैविंग सेम लेंथ। वायर अलग अलग मटेरियल की उनकी सेम लेंथ होती है। और थिकनेस हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस, और लेकिन जो थिकनेस है उनके डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस होते हैं। अब वो समझो आप कैसे, कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक कंडक्टर की लेंथ के, और जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यदि अगर वायर बहुत ज़्यादा मोटी हो, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मोटी होगी, ये होता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वायर का एरिया ऑफ। अगर ये बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो उस केस में रेसिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, ठीक है। और अगर यही पतली होगी, पतली होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि लेंथ जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय में एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर, यानी कि ये क्या करता है, जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है टेम्परेचर के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये निकालना है। तो आर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये रो जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो ये फॉर्मूला आपका निकल गया।
पी यहाँ पर क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, जो कि मटेरियल पर टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।